हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है दैट वी हैव स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसके अंदर हम अपना ऑलमोस्ट हाफ एक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम अथॉरिटीज़ वाला पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि बेसिकली अगर कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उसके रिलेटेड कौन से अथॉरिटीज़ के पास इन डिस्प्यूट्स को रेफ़र करा जा सकता है और वो किस तरीके से कौन से जुरिस्डिक्शन के डिस्प्यूट्स को वो हैंडल करेंगे और किस तरीके से हैंडल करेंगे, कौन से अथॉरिटीज़ होंगी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब आगे वाले अपनी वीडियोस के अंदर बेसिकली उन टॉपिक्स के ऊपर कि क्या-क्या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किन मैटर्स के ऊपर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, रिट्रेंचमेंट, ले-ऑफ और विक्टिमाइज़ेशन एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्टिकुलरली आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में। स्ट्राइक और लॉकआउट बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी है जो कि कलेक्टिवली करी जाती है और एम्प्लॉयर के थ्रू भी करी जा सकती है। अगर एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं तो वो स्ट्राइक करेंगे, एम्प्लॉयर उनके स्ट्राइक के जवाब देने के लिए बेसिकली उस स्ट्राइक का वो लॉकआउट कर सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें, ये बेसिकली मेजर डिफरेंस होता है स्ट्राइक में और लॉकआउट के बीच में। बाकी इसको डिटेल में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, इसके डेफिनिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एसेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी लीगैलिटी के बारे में डिस्कशंस करेंगे कि क्या कौन से ऐसे स्ट्राइक्स हैं जो कि लीगल कंसीडर करे जाते हैं एंड कौन से स्ट्राइक्स ऐसे हैं जो कि इल्लीगल हो जाएँगे। इनके ऊपर क्या-क्या प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, कुछ ऐसे स्ट्राइक्स हैं जहाँ पर कि पर्टिकुलरली कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं लाइक पीयूएस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ हैं, जो कि स्ट्राइक्स नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्या उनके ऊपर प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जो केस लॉज़ हैं, वो भी इसके साथ ही कवर करेंगे, क्योंकि हमेशा जो ये टॉपिक है आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट, इस पे आपको कंबाइंड एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। अब आगे आने वाली जो 4-5 वीडियोज़ होंगे, तो उन सब में वो लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो क्वेश्चंस। इस वजह से हम इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन के ही अप्रोच के साथ कवर करेंगे, जिसमें कि हम इसके केस लॉज़ को भी ध्यान में रखते हुए सब चीज़ें वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप सभी अपने प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो स्ट्राइक्स है, इसका मतलब क्या होता है स्ट्राइक का। देखो, स्ट्राइक जो वर्ड है ये हमें डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज क्यू के अंदर, इसको डिफाइन करा गया है। देखो, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। स्ट्राइक इज अ सेसेशन ऑफ द वर्क बाय अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिंग टुगेदर, रिफ्यूजिंग टू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रेस देयर डिमांड्स। मतलब ये एक एक करके देखो इस वर्ड को समझते हैं। सिसेशन ऑफ द वर्क, सिसेशन ऑफ द वर्क यानी कि वर्क को सीज कर देना, यानी कि जहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज मिलकर एक्टिंग टुगेदर यानी कि सेम माइंडसेट के साथ सेम मोटिव के लिए कुछ एम्प्लॉयज मिलकर, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज मिलकर वो वर्क को सीज कर देते हैं, बंद कर देते हैं काम वगैरह, काम करने से मना कर सकते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें वो क्यों करेंगे, ताकि उनकी डिमांड्स सुनी जा सके, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो उनकी डिमांड्स को फुलफिल करे। तो इस वजह से ये स्ट्राइक्स बेसिकली करी जाती हैं। अब क्या-क्या कारण हो सकते हैं जिन वजह से ये स्ट्राइक करी जाएँगी, तो बहुत ही बड़े-बड़े कारण होते हैं जिनके लिए स्ट्राइक्स करी जाती हैं। छोटे-मोटे रीज़न्स के लिए स्ट्राइक्स ऑब्वियसली नहीं करी जाएँगी। क्या रीज़न इसमें हो सकते हैं? कोर पर्पस इसका रहेगा इंक्रीज़िंग द वेजेस, वेजेस इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं, या फिर वर्किंग आवर्स को चेंज करने के लिए हो सकती हैं स्ट्राइक्स, या वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए हो सकती हैं, या फिर और भी कोई इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड जो भी डिमांड्स हैं उनकी, तो वो हो सकती हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें वही होंगी जो कि एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रही हैं, ठीक है? उसी के लिए ही वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इनसाइट है, इनसाइट ये है कि एक स्ट्राइक एक कलेक्टिव वेपन है। कलेक्टिव वेपन मतलब इकट्ठे एकजुट होकर पूरे सारे एम्प्लॉइज़ बैठ जाएँगे जब स्ट्राइक करने के लिए, तो वही चीज़ हम स्ट्राइक कंसीडर कर सकते हैं। एक इकल्ला पर्सन, इंडिविजुअल स्ट्राइक नहीं कर सकता, ठीक है? कलेक्टिव वेपन है ताकि बार्गेनिंग पावर को एक्सर्ट करा जा सके, अपनी बार्गेनिंग पावर को थोड़ा वो एक वेट दे सके बेसिकली। एंड ये एक लॉफुल है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है, ये लॉफुल लीगल कंसीडर करा जाता है बेसिकली स्ट्राइक्स को। एंड बट इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करे जा सकते हैं, और स्ट्राइक हमेशा हमेशा क्या रहना चाहिए, एक लास्ट रिजॉर्ट रहना चाहिए, कि जब वो सारी चीज़ें कर के उन्होंने देख ली, सारे पीसफुल मेथड्स को करके देख लिया, उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही एम्प्लॉयर के द्वारा, एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही वो स्ट्राइक को यूज़ करेंगे आफ्टर अदर डिस्प्यूट सेटलमेंट एवेन्यूज हैव बीन
फेल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली आपको थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा बेसिकली कि स्ट्राइक एक्चुअल में होती क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्राइक के 8 एसेंशियल्स क्या हैं। उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये 8 एसेंशियल्स में से अगर कोई भी एक एसेंशियल मिस हो जाता है, तो हम उस स्ट्राइक को लीगल स्ट्राइक कंसीडर नहीं कर सकते, कि वो स्ट्राइक ही कंसीडर नहीं होगी। जब तक ये सारे के सारे एसेंशियल इंग्रीडिएंट्स फुलफिल नहीं हो जाते, इनमें से अगर एक भी इंग्रीडिएंट अगर रह जाता है, देन दैट एक्शन वुड नॉट अमाउंट टू द स्ट्राइक। ठीक है? फर्स्ट चीज़ इसमें क्या आती है, सेसेशन ऑफ द वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपना वर्क को छोड़ देंगे, काम करने से मना कर देंगे, बंद कर देंगे, भले वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए क्यों ना हो, चाहे वो कुछ आवर्स के लिए है या कुछ डेज़ के लिए है, कुछ मंथ्स के लिए भी हो सकता है। तो बेसिकली सेसेशन ऑफ द वर्क सबसे पहली चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये सेसेशन ऑफ वर्क करेंगे कौन? तो उसके लिए एक बॉडी ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, यानी कि एक एम्प्लॉयी नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा पर्सन्स ग्रुप होना चाहिए बेसिकली एम्प्लॉयज़ का। अब ये सारे एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री के ही एम्प्लॉयड पर्सन्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई आकर स्ट्राइक पर बैठ गया है। इंडस्ट्री के अंदर जिन पर्सन्स को एम्प्लॉय करा गया है, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं, वही इसमें स्ट्राइक के लिए अपना काम धंधा छोड़कर बैठे हों। अब वो इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ पर्सन्स कहाँ डिफाइन करा गया है, तो इंडस्ट्री जो है इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज़ जे के अंदर। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ही एम्प्लॉयड पर्सन्स वो होने चाहिए। अब इन सारे पर्सन्स की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक बेसिकली एक मेंसरिया इनका बेसिकली सेम होना चाहिए, कि जिस पर्पस के लिए स्ट्राइक पर बैठे हैं, तो वो पर्पस बेसिकली सबका शेयर्ड पर्पस होना चाहिए इस एक्ट के लिए। फिफ्थ चीज़ आती है कि इन्होंने सभी जनों ने अपना काम छोड़कर काम करने से मना कर दिया हो, एंड इट मस्ट बी इंटेंशनल एंड प्लान्ड, कि ये जो अपना काम छोड़कर बैठे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं काम करने से, वो इंटेंशनल होना चाहिए और प्रॉपर प्लान्ड होना चाहिए। सिक्स्थ चीज़ इसमें एसेंशियल आता है, दैट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशन होना चाहिए, कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, उनका एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है? जिनके लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं एम्प्लॉयर के साथ में, तो उनका एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप यहाँ पर होना चाहिए। सेवंथ आता है पर्पसफुल रिफ्यूज़ल, कि जहाँ पर इट मस्ट बी डन टू प्रेस द डिमांड्स टू रिज़ॉल्व द डिस्प्यूट्स। तो बेसिकली इनका पर्पस होना चाहिए, कि काम वगैरह छोड़कर ये बैठे हैं, तो किस पर्पस के लिए बैठे हैं? ऐसा नहीं कि बिना किसी वजह के ही काम छोड़कर बैठ गए हों। तो एक पर्पसफुल रिफ्यूज़ल होना चाहिए, ताकि अब वो पर्पसफुल रिफ्यूज़ल क्या रहेगा, वो हम ऑलरेडी पिछले स्लाइड में कवर कर चुके हैं, उनमें से कुछ पर्टिकुलर पर्पस इनका होना चाहिए। एट्थ लास्ट पॉइंट इसमें आता है डिस्प्यूट विद द एम्प्लॉयर, और ये डिस्प्यूट उनका किसके साथ होना चाहिए? एम्प्लॉयर के साथ होना चाहिए, एंड मस्ट अराइज ड्यू टू द अनरिजॉल्व्ड ग्रीवेंसेस। और किस वजह से ये डिस्प्यूट पर बैठे हैं? क्योंकि देयर इज समथिंग अनरिजॉल्व्ड ग्रीवेंस है। कुछ ग्रीवेंसेस क्या होते हैं कि आपस में उनकी कोई नोक झोंक है, या कोई ऐसा नाराजगी कह लो, या कोई बात नहीं मान रहे हैं एम्प्लॉयर उनकी, तो उस चीज़ में अनरिजॉल्व्ड है वो चीज़, तो वो चीज़ एम्प्लॉयर के साथ डिस्प्यूट इनका होना चाहिए। तो ये 8 एसेंशियल्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्शन क्या है, एक स्ट्राइक कंसीडर करी जा सकती है। आगे चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग के ऊपर। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके 2 ही पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला इसमें आता है कि कंसर्टेड एक्शन होना चाहिए, यानी कि सारा का सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए एम्प्लॉइज़ के थ्रू। सेकंड इसका पर्पस आता है कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस होना चाहिए इनका। इसका एम रहना चाहिए कि एम्प्लॉयर को कंपेल करना फॉर देयर कंप्लायंस, जो इस भी पर्पस के लिए वो स्ट्राइक पर बैठे हैं, उस पर्पस के लिए एम्प्लॉयर को कंपेल करना बेसिकली इनका एम होना चाहिए। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग की बात करें कि क्या ये जो स्ट्राइक्स हैं कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करा गया है इनके बारे में, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं या फिर इलीगल हैं, क्या है इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग, क्या है इनकी? सो कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी की हम बात करें तो ये फंडामेंटल राइट में काउंट नहीं होता। स्ट्राइक्स जो है किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट नहीं है। बट हाँ, एम्प्लॉइज़ जो एकजुट होकर यूनियंस फॉर्म करना, बेसिकली ये एक फंडामेंटल राइट हमारा आता है आर्टिकल 19 क्लॉज़ 1 सब क्लॉज़ ए के अंदर, जो कि हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी ट्रेड यूनियंस वगैरह फॉर्म कर सकते हैं, एसोसिएशंस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं करा गया कि स्ट्राइक एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी। ठीक है? सो एम्प्लॉइज डू नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू स्ट्राइक अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वाइल द राइट टू फॉर्म द यूनियंस इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। बट उस यूनियन के साथ रिलेटेड जो एक्शंस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्राइक्स, दे आर प्योरली स्टैट्यूटरी एंड स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। ये स्ट्रिक्टली रेगुलेट इनको करा जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर इम्पोज करे जा सकते हैं। इनकी लीगल रिकॉग्निशन की बात करा जाए तो लीगली रिकॉग्नाइज करी जाती हैं। ठीक है? इनको बैन नहीं करा गया है। बट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर अगर हम देखें, यानी कि जो पब्लिक
यूटिलिटी के साथ सर्विसेज हैं, लाइक रेलवेज़ वगैरह के हो गए। तो ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के साथ रिलेटेड जो स्ट्राइक्स हैं, वो हेविली उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, बट बैन नहीं करा गया। हम ये कह सकते हैं कि इनको बैन नहीं करा गया, बट कुछ बहुत भारी भरकम इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं टू बी अ स्ट्राइक लीगली वैलिड। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की स्ट्राइक्स होती है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक्स होती है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप्स की स्ट्राइक होती है। सो ट्रेडिशनल और सपोर्टिव एक्शंस के साथ अगर हम देखें उस अप्रोच के साथ, तो 4 टाइप्स की स्ट्राइक्स होती हैं। पहली बात है जनरल स्ट्राइक, जिसको कि लीगली वैलिड कंसिडर करा गया है। जनरल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, वो अपना काम छोड़कर एक कॉमन पर्पस के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और एक नोटिस देने के बाद वो स्ट्राइक पर बैठे हों। तो ये सब चीज़ें फुलफिल होने के बाद अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्राइक को लीगली वैलिड कंसिडर करा जाएगा। तो जनरल स्ट्राइक क्या है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। उन्हें प्रॉपर नोटिस दिया हो कि हम इस डेट को स्ट्राइक पर बैठ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जब फुलफिल हो जाएंगी, दैट इज नोन एज अ जनरल स्ट्राइक। ऑन दी अदर हैंड देयर कम्स द टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक इससे जस्ट ऑपोजिट रहती है। टोकन स्ट्राइक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, लाइक फ्यू आवर्स के लिए हो सकती है, या कुछ दिन के लिए हो सकती है, एक दिन के लिए हो सकती है। सो बेसिकली इसका पर्पस क्या रहता है कि जस्ट एम्प्लॉयर को अपनी बात की तरफ अटेंशन उसकी खींचना, ठीक है, एंड डेमोन्स्ट्रेट सॉलिडारिटी। बेसिकली जस्ट एक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ रिलेटेड, तो उनका ध्यान इस पूरे जो है मैटर जो भी चल रहा है, उनको जो भी डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो उसकी तरफ एम्प्लॉयर के अटेंशन को ड्रू करना सिर्फ इसका पर्पस रहता है टोकन स्ट्राइक का। तो ये भी लीगली वैलिड कंसिडर करी जाती है। थर्ड इसमें टाइप आती है लाइटनिंग स्ट्राइक या फिर क्विक स्ट्राइक की। सो लाइटनिंग स्ट्राइक और क्विक स्ट्राइक, जिस तरीके से लाइटनिंग होती है, क्विक जैसे अपने नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये ऐसी स्ट्राइक है जहाँ पर वो सडनली अपना काम छोड़कर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, बट विदाउट एनी प्रायर नोटिस, बिना किसी नोटिस के सडनली क्विकली उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। ये भी लीगली वैलिड कंसिडर होता है, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आप ऐसा नहीं कर सकते, लाइक रेलवेज वगैरह के हो गए, या ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड या अदर मैटर्स के रिलेटेड जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर ये स्ट्राइक वैलिड कंसिडर नहीं करी जाती। बट आउटसाइड दैट कोई और इंडस्ट्रीज है, तो उधर इसको वैलिड कंसिडर करा जाता है। फोर्थ इज द सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी कि सिंपैथी शो करने के लिए आप स्ट्राइक कर रहे हैं। सो बेसिकली स्ट्राइक के अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी मैटर, जिस भी पर्टिकुलर मैटर के लिए डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें आपका खुद का उस ट्रेड यूनियन का कोई लेना देना नहीं है, बट वो दूसरी ट्रेड यूनियन के साथ सिंपैथेटिक होकर उनको उनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए बेसिकली वो भी स्ट्राइक पर बैठ गए कुछ पर्सन, ठीक है। सो दैट इज नोन एज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सो दिस इज द स्ट्राइक टू सपोर्ट अदर्स एंड पार्टिसिपेंट्स आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। इसको बिल्कुल अनलॉफुल कंसिडर करा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल उनके साथ रिलेटेड ही नहीं है मैटर, तो फिर वो क्यों स्ट्राइक पर बैठे हैं, राइट। तो इसको अनलॉफुल कंसिडर करा गया है। एम्प्लॉयर्स इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकते हैं। Moving towards next types of strikes, so these are the operational disruptions. Operational disruptions का मतलब क्या है कि जहाँ पर जो वर्किंग है पूरी इंडस्ट्री का, तो उसमें कुछ डिस्ट्रप्शंस कॉज करी जा रही हैं स्ट्राइक के थ्रू। दैट आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इसमें आता है सिट इन, सिट डाउन, स्टे इन, सिट डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अपनी प्रीमिसेस के अंदर ही रह रहे हैं, प्रीमिसेस में रहते हुए वो अपना काम वगैरह छोड़कर बैठ गए हैं, दे रिफ्यूज टू वर्क, ठीक है, काम करने से मना कर रहे हैं, टूल्स को उठाने से मना कर रहे हैं। स्टे इन मतलब अंदर ही रह रहे हैं अपने प्रीमिसेस में। सिट डाउन हो गए हैं मतलब अपना काम वगैरह छोड़ कर काम करने से मना कर रहे हैं। टूल्स को रिफ्यूज कर रहे हैं यूज़ करने से। पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। क्लेरिकल वर्क अगर है कोई, तो उस केस के अंदर वो पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स यहाँ पर एम्प्लॉयर ऑपरेशंस आर ब्लॉक्ड फ्रॉम विदिन। तो बेसिकली यहाँ पर एम्प्लॉयर अपने जो भी कंडक्ट है, जो भी उनका काम है इंडस्ट्री का, वो वहाँ से होना बंद हो जाता है। तो दैट इज नोन एज स्टे इन, सिट डाउन और पेन डाउन स्ट्राइक। सेकेंड टाइप इसमें आता है गो स्लो स्ट्राइक। सो गो स्लो स्ट्राइक क्या है, जैसा नाम से पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे वो काम तो करेंगे वर्कर्स, बट बहुत ही धीरे धीरे काम करेंगे, बहुत स्लो पेस पर काम करेंगे, ताकि प्रोडक्शन कम हो सके और इवेंचुअली जो एम्प्लॉयर है उसको नुकसान हो सके, फाइनेंशियल लॉस कॉज करने के लिए। तो एक्चुअली वो काम नहीं छोड़ रहे, काम तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बट उन्होंने काम करने का जो पेस है उसको रिड्यूस कर दिया है, ताकि प्रोडक्शन कम हो सके और फाइनेंशियल लॉस हो सके एम्प्लॉयर को। अब ये टाइप ऑफ स्ट्राइक एक मिसकंडक्ट कंसिडर करा जाता है, तो इस वजह से इसको इलीगल कंसिडर करा जाता है। इट इज नॉट अ लीगल स्ट्राइक। थर्ड टाइप भी इसी के साथ ही रिलेटेड सा आता है, वर्क टू रूल स्ट्राइक। वर्क टू रूल जैसे नाम से पता चल रहा है कि रूल्स बनाए गए हैं, इस वजह से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज अ वर्क टू रूल स्ट्राइक। सो वर्क टू रूल स्ट्राइक में बस इंटेंशनली वो यहाँ पे काम स्लो कर देते हैं, लेकिन क्योंकि स्ट्रिक्टली रूल्स हैं तो सिर्फ उनको फॉलो करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी आउटपुट कम हो जाता है और मैसिव इनकन्वीनियंस कॉज होता है, तो ये भी लीगल स्ट्राइक्स कंसिडर नहीं करे जाते।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, जिसको कि कोअर्सिव और फिजिकल टैक्टिक्स भी कहा जाता है, जिसमें 2 टाइप्स आते हैं अपने, हंगर स्ट्राइक एंड घेराव। हंगर स्ट्राइक्स आपने बहुत बार सुना होगा कि महात्मा गांधी भी बहुत सारे हंगर स्ट्राइक्स करते थे। तो हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कि वर्कमैन अपना जो एम्प्लॉयर है या तो उसके रेजिडेंस में जाकर, उसके रेजिडेंस के बाहर बेसिकली बैठ गए हंगर स्ट्राइक पर, या फिर वर्क प्लेस के पास कहीं हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या है कि जहाँ पर वो भूख हड़ताल जिसको कहते हैं, बेसिकली खाना पीना छोड़कर फास्ट करते हैं वो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हंगर स्ट्राइक। अब ये बेसिकली क्यों करी जाती है, तो ये भी एम्प्लॉयर से इसलिए करी जाती है ताकि उनकी डिमांड्स फुलफिल कर ले वो, ठीक है। इट कैन अमाउंट टू अ स्ट्राइक इफ इट एक्टिवली प्रिवेंट्स द नॉर्मल वर्क, और नॉर्मल वर्क को ही प्रिवेंट करते हैं तो उस वजह से उसको स्ट्राइक कंसिडर करा जाता है, और ये वैलिड है लीगली, ठीक है। लेकिन इसके ही एक अलग टाइप और आती है जो कि है घेराव। घेराव को सर्कलमेंट भी कहा जाता है। सो घेराव का मतलब क्या है, जहाँ पर कि वर्कर्स मिलकर एम्प्लॉयर को या फिर मैनेजरियल स्टाफ को पूरा घेरा डाल लेते हैं, बेसिकली एक टाइप का घेराव जिस तरीके से, मतलब उसको एनसर्कल कर लेते हैं और उसकी बहुत फिजिकल क्वेश्चन कॉज करते हैं, थ्रेटन करते हैं, और ताकि उनकी डिमांड्स को फुलफिल करा जाए, मतलब मार कुटाई करते हैं, घेरा डाल लेते हैं बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं या फिर मैनेजर स्टाफ को। तो ये टोटली बिल्कुल वैलिड कंसिडर नहीं करा जाता है कि स्ट्रिक्टली इलीगल स्ट्राइक, क्योंकि इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो रही है, असॉल्ट हो रहा है, तो क्रिमिनल एक्ट्स यहाँ पर कंसिडर करे जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको इलीगल कंसिडर करा जाता है। सो इस तरीके से हमारी जो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स वाला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ लीगैलिटी। तो बेसिकली सेक्शन 24 के अंदर बताया गया है कि कौन से स्ट्राइक्स को वैलिड कंसिडर करा जाता है और कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ पर कि ये स्ट्राइक्स इलीगल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्राइक्स कब लीगल कंसिडर करे जाएंगे। सो ऐसे स्ट्राइक्स जो कि नोटिस देने के बाद करे गए हैं, वैलिड नोटिस देने के बाद करे गए हैं, तो उनको हम लीगल कंसिडर कर सकते हैं। बट और ये नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के मेंबर्स के लिए। अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ हैं तो इन दैट केस उनको नोटिस देना मैंडेटरी हो जाता है अंडर सेक्शन 22। एंड सेकंड इज़ कि अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन या अवार्ड प्रोसीडिंग्स जब चल रही हैं तो उनके पेंडेंसी के टाइम पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उनके पेंडेंसी के टाइम पर नहीं है तो स्ट्राइक को हम वैलिड कंसिडर कर सकते हैं। बट इलीगल कब हो जाएंगी, तो इसके जस्ट अपोजिट, अगर स्ट्राइक को नोटिस देकर नहीं करी गई है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में स्ट्राइक्स, तो वो इलीगल हो जाएंगी। या फिर कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन और लीगल प्रोसीडिंग्स जब चल रही हैं तो उसके टाइम पर स्ट्राइक करी जा रही है तो वो इलीगल हो जाएगी। या फिर कंटिन्यूड आफ्टर अ गवर्नमेंट प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 10 एंड 10A। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस इलीगल स्ट्राइक के, अगर मान लो इलीगल स्ट्राइक्स करी जा रही हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो पहली चीज़ तो वेजेस उनकी कम करी जा सकती है, जो भी एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व है उस स्ट्राइक के अंदर उनकी वेजेस कम करी जा सकते हैं। पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूट्स द मिसकंडक्ट, उनका जो पार्टिसिपेशन है उसको मिसकंडक्ट के नज़रिए से देखा जाएगा, और पॉसिबली उनको डिसमिस भी करा जा सकता है उनके एम्प्लॉयमेंट से। तो ये 3 चीज़ें इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अनजस्टिफाइड स्ट्राइक्स, कि अनजस्टिफाइड स्ट्राइक्स का मतलब क्या है। एक चीज़ इसमें और आती है, टाइप्स ऑफ स्ट्राइक ही आप कह सकते हैं, कि कुछ ऐसे स्ट्राइक्स भी होते हैं जो कि जस्टिफाइड ही नहीं होते। मतलब ऐसे स्ट्राइक्स जो कि लीगली, टेक्निकली देखा जाए तो वो लीगली वैलिड हैं, बट स्टिल उनका एक अल्टीरियर मोटिव होने की वजह से, उनका अल्टीरियर मोटिव क्या रहता है, एम्प्लॉयर को हरास करना, तो उस केस में हम उन स्ट्राइक्स को अनजस्टिफाइड या फिर अनलॉफुल स्ट्राइक्स कह सकते हैं। अब वो अल्टीरियर मोटिव्स क्या हो सकते हैं, तो 4 टाइप्स के अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं। पहला इसमें आता है कि या तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो एस्टैब्लिश करे गए हैं उनको वायलेट कर रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। सो स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अगर वायलेट कर रहे हैं वो, तो इन दैट केस वो अल्टीरियर मोटिव में काउंट होगा। या फिर दे आर एंगेजिंग इन कोर्सिव टैक्टिक्स लाइक सिट डाउन स्ट्राइक्स, या घेराव वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्राइक्स क्या हैं, दे हैव द अल्टीरियर मोटिव टू हरास द एम्प्लॉयर, तो उस वजह से एम्प्लॉयर को हरास करने के लिए हो रही है वो चीज़, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो स्ट्राइक्स अनजस्टिफाइड हैं। थर्ड इसमें आता है इलीगल स्ट्राइक सेंटर्ड प्योरली ऑन द वेजेस इवन इफ डिमांड्स आर एक्सेप्टेड लेटर, कि अगर मान लो उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट हो भी गई हैं बाद में, तो फिर भी वो प्योरली वेजेस सेंटर होकर ही स्ट्राइक्स करें, तो ऐसे स्ट्राइक्स भी अल्टीरियर मोटिव्स के साथ ही ड्रिवन है। एंड फोर्थ इसमें आता है एक्शन स्पेसिफिकली एम्ड एट सर्कमवेंटिंग एन एमिकेबल सेटलमेंट, कि कोई एमिकेबल सेटलमेंट ना हो पाए इस वजह से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन अल्टीरियर मोटिव टू हैरास द एम्प्लॉयर, और ऐसे स्ट्राइक्स को हम अनजस्टिफाइड स्ट्राइक्स कंसिडर करते हैं। A strike can be initially legal but ultimately deemed unlawful. It means और मोटिव्स आर अनजस्टिफाइड, यानी कि ऐसा हो सकता है कि स्ट्राइक जब इनिशिएट करी गई तो उस टाइम पे तो वो लीगल थी, बट बाद में इनमें से कोई भी अल्टीरियर मोटिव उसमें इन्वॉल्व हो जाता है,
तो फिर हम उस स्ट्राइक को क्या कह सकते हैं कि वो एक अनजस्टिफाइड स्ट्राइक कंसिडर करी जाएगी। अब बात करते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर कुछ स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस इम्पोज करी गई हैं सेक्शन 22 के अंदर। तो वो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशंस बेसिकली क्या लगाई गई हैं कि अगर कोई भी वर्कर्स जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पर नहीं बैठ सकते अनलेस ये फॉलोइंग 3 कंडीशंस फुलफिल होती हों। पहला स्टेप क्या है कि उनको नोटिस देना पड़ेगा 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। जिस दिन उन्होंने स्ट्राइक पर बैठना है उस दिन से 6 हफ्ते पहले उनको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। देन उस नोटिस को भेजने के बाद भी 14 डेज के अंदर अंदर तक वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। उसके बाद जिस डेट को उन्होंने स्पेसिफाई करा है कि इस डेट को हम स्ट्राइक करेंगे तो उससे पहले भी वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बिगिन द स्ट्राइक बिफोर द एक्सपायरी डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। की जिस डेट को स्पेसिफाई करा गया है नोटिस के अंदर उस डेट से पहले, उस डेट की एक्सपायरी से पहले तक भी वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज़ें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो पर्सन्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा इसमें कंसिलिएशन कंस्ट्रेंट भी आता है कि अगर कोई भी उनका केस पेंडिंग चल रहा है, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग चल रही हैं, तो उस केस में भी वो स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा जिस डेट को उनका कंक्लूजन आ चुका है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का, उसके 7 डेज़ के बाद तक भी वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी हम जब ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स वाला टॉपिक कर रहे थे, तो उसमें हम कवर कर चुके हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं। मूविंग टुवर्ड्स दी अदर जनरल प्रोविजंस, तो इसके अलावा और भी प्रोविजंस लगाई गई हैं। सो अदर जनरल प्रोविजंस इसके ऊपर क्या है, तो देखो 4 टाइप्स की इसके ऊपर और प्रोविजंस लगाई गई हैं जो कि बाकी सारे वर्कर्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो पहली चीज़ में क्या है कि जिस टाइम पे कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उस टाइम पर भी स्ट्राइक्स नहीं करी जा सकती एंड उसके कंक्लूजन के 7 डेज़ के बाद तक भी स्ट्राइक नहीं करी जा सकती। सेकंड सिनेरियो इसमें आता है कि अगर कोई भी केस पेंडिंग है लेबर कोर्ट में, ट्राइब्यूनल्स में या नेशनल ट्राइब्यूनल्स में, अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उस टाइम में भी स्ट्राइक नहीं करी जा सकती एंड प्रोसीडिंग्स के कंक्लूजन के 2 मंथ्स के बाद तक भी स्ट्राइक नहीं करी जा सकती। थर्ड इसमें आता है कि अगर कोई केस आर्बिट्रेशन के लिए गया हुआ है अंडर सेक्शन 10 ए आर्बिट्रेटर के पास है, तो उसके भी पेंडेंसी के टाइम पर भी स्ट्राइक्स नहीं करी जा सकते, उसके कंक्लूजन के 2 मंथ्स के बाद तक भी स्ट्राइक्स नहीं करी जा सकती। एंड नो स्ट्राइक ड्यूरिंग द एक्टिव ऑपरेशन ऑफ अ सेटलमेंट और अवार्ड, कि जिस टाइम पर जो सेटलमेंट है या अवार्ड अगर चल रहा है तो उसके टाइम पीरियड में भी स्ट्राइक नहीं करी जा सकती। तो ये कुछ जनरल प्रोविजंस हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, एक ही बार में पढ़ के आपको यहाँ से याद हो जाएंगी। देन सेक्शन 25 इज रिलेटेड द प्रोहिबिशन ऑन द फाइनेंशियल एड, कि ऐसे भी नहीं है कि डायरेक्टली आप स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं हो रहे लेकिन आप उस स्ट्राइक को फाइनेंशियली एड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी बिल्कुल प्रोहिबिशन लगाया गया है कि वर्कर्स या यूनियंस आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गिविंग द फाइनेंशियल और मटेरियल सपोर्ट टू द इलीगल स्ट्राइक। स्पेशली जो इलीगल स्ट्राइक्स हैं उनके लिए आप फाइनेंशियल या मटेरियल सपोर्ट अगर दे रहे हो, कोई भी यूनियंस हो गई या कोई भी वर्कमैन अगर दे रहा है, तो दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसकी पेनल्टीज उनको लग सकती हैं, स्टैट्यूटरी पेनल्टीज जो मेंशन करी गई हैं, तो वो हो सकते हैं इसके कंट्रीब्यूटर्स के ऊपर एंड इट एनफोर्सेस एडहेरेंस टू द लॉफुल प्रोसीजर्स। तो ये कुछ जो है प्रोहिबिशंस इनके ऊपर लगाई गई हैं स्ट्राइक्स के ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसके केस लॉज के बारे में। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 केस लॉज आप मेंशन जरूर करिएगा अपने एग्जामिनेशन के अंदर, बहुत ही सिंपल सिंपल से केसेस हैं। सो पहला केस है अपना केमिकल एंड फाइबर्स ऑफ कंपनी लिमिटेड वर्सेस डीजे भैर का केस है। सो बेसिकली इस केस के अंदर उन्होंने क्या हेल्ड करा था, इस केस में उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक्स को हम सिर्फ एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही यूज़ करेंगे जब हमारे सारे स्टैट्यूटरी मेथड्स फेल हो चुके हैं, तो हमारे पास अब लास्ट ऑप्शन क्या बचना चाहिए, स्ट्राइक का, तो उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही यूज़ करा जाए। सो दैट वाज हेल्ड इन केमिकल एंड फाइबर्स कंपनी लिमिटेड, केमिकल एंड फाइबर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस डीजे भायर। सेकंड केस इसमें आता है पीके रंगाराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का। सो इस केस के अंदर बेसिकली इन्होंने हेल्ड करा था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर स्ट्राइक्स को प्रोटेक्ट नहीं करा गया। स्ट्राइक कोई फंडामेंटल लीगल या इक्विटेबल राइट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें केस में हेल्ड करी गई थी, पीके रंगाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो उसको केस को आप याद इस तरीके से रख सकते हैं, पीके रंगाराजन यानी कि उसने पी हुई थी, ठीक है, एंड वो बेसिकली समझ रहा था कि मैं तो बहुत ही लीगल काम कर रहा हूँ, जबकि वो क्या है लीगली वैलिड नहीं है। तो ये चीज़ इसमें हेल्प करेगी थी कि स्ट्राइक्स को कोई भी तरीके से फंडामेंटल राइट ये नहीं है, ठीक है। देन देयर इज अनदर केस ऑफ स्वरूप राम स्वरूप वर्सेस रेक्स। सो इस केस में बेसिकली उन्होंने हेल्प करा था कि अगर मान लो कि कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है वर्क प्लेस पर, तो दैट डजंट मीन कि वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। सो एब्सेंस फ्रॉम द वर्क डज नॉट अमाउंट टू अ स्ट्राइक। तो ये चीज़ इसमें हेल्प करेगी थी राम स्वरूप के अंदर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राम स्वरूप बेचारा तो राम जी के स्वरूप के दर्शन करने गया हुआ था, राम स्वरूप एब्सेंस था वर्क से, तो उनको लगा कि स्ट्राइक है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो विद दिस हमारा जो स्ट्राइक वाला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।
लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द लॉकआउट वाला पार्ट भी इसी की वीडियो में कवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही छोटा सा पार्ट इसमें रह जाता है। तो देखो लॉकआउट्स को डिफाइन करा गया सेक्शन 2 क्लॉज एल के अंदर। तो लॉकआउट्स क्या है? लॉकआउट स्ट्राइक के जवाब में बेसिकली एम्प्लॉयर फिर लॉकआउट कर सकता है। अगर अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको राइट दिया गया है कि वो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, तो उसका जवाब देने के लिए एम्प्लॉयर को भी राइट दिया गया है कि वो लॉकआउट कर सकता है। तो लॉकआउट का बेसिकली मतलब क्या होता है? दिस इज़ अ टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट or suspension of the work or refusal by the employer to continue employing any number of persons. So basically लॉकआउट क्या मतलब क्या है कि जहाँ पर वो टेम्परेली एम्प्लॉयमेंट को बंद कर देते हैं, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को वर्क प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो उसको बंद कर देते हैं, या फिर वर्क को सस्पेंड कर देते हैं, या फिर एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ों से हो सकता है लॉकआउट। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि ये काउंटर पार्ट के जैसे ही होना चाहिए, स्ट्राइक के काउंटर पार्ट में ही वो लॉकआउट कर सकते हैं। सेकंड चीज़, इट सर्व्स एज द एम्प्लॉयर्स वेपन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में एम्प्लॉयर का हथियार है। जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ का हथियार स्ट्राइक है, उस तरीके से एम्प्लॉयर का हथियार क्या है? लॉकआउट करना। especially to pressurize the employees in accepting the terms. सो लॉकआउट के एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सो लॉकआउट के 5 एसेंशियल्स हैं जो कि फुलफिल होंगे तभी हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक वैलिड लॉकआउट होगा। तो पहला चीज़ में आना चाहिए कि टेम्परेरी क्लोजिंग होना चाहिए ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल टू एम्प्लॉय द वर्कमैन। तो यहाँ पे टेम्परेरी वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड इसमें आता है कि मोटिवेटेड स्पेशली बाय द कोवर्जन इंटेंड टू प्रेशराइज द एम्प्लॉयज। तो बेसिकली इसका क्यों कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए लॉकआउट? तो लॉकआउट इस वजह से होना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज़ कर सके कि वो अपनी बातों को वहाँ पर रोकें। तो इस तरीके इस वजह से लॉकआउट करा जा सकता है। थर्ड आता है इट मस्ट अकर विद इन एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर ही लॉकआउट होना चाहिए विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J के अंदर। उस पर एक इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ही होना चाहिए। फोर्थ आता है इसमें देयर मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही लॉकआउट किया जा सकता है। अगर डिस्प्यूट ही नहीं है तो फिर लॉकआउट नहीं कंसिडर करा जा सकता। फिफ्थ है कि उनका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि वो वर्क प्लेस को रीओपन करेंगे और एम्प्लॉयज़ को टेक बैक करेंगे वंस देयर डिमांड्स आर मेट, कि जैसे उनकी डिमांड्स फुलफिल हो जाती हैं तो एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि वो वर्क प्लेस को दोबारा से रीओपन करेंगे एंड एम्प्लॉयज़ को भी टेक बैक करेंगे उनकी पोजीशन के ऊपर। तो ये क्लियर इंटेंशन वहाँ पर होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्यूरिंग डिक्लेयर्ड लॉकआउट वर्कमैन आर नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड टू रिपोर्ट टू द वर्क। जो भी वर्कमैन है वहाँ पर उनकी कोई भी लीगली ऑब्लिगेशन नहीं बनती टू रिपोर्ट टू द वर्क कि वो काम पर जाएँ, काम पर रिपोर्ट करें। तो ये उनका कोई भी ऑब्लिगेशन उनके ऊपर ऐसी नहीं होती ड्यूरिंग द लॉकआउट। अब इल्लीगल लॉकआउट्स कौन से होंगे? इस तरीके से इल्लीगल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, तो उस तरीके से इल्लीगल लॉकआउट्स भी हो सकते हैं। सो दैट इज़ डिफाइंड एज़ सेक्शन 24 कि कौन से लॉकआउट्स को इल्लीगल कंसिडर करा जाएगा। तो बेसिकली सेम वैसे स्ट्राइक्स की जैसी ही बातें हैं इसके अंदर भी। देखो अगर कोई भी लॉकआउट करा जा रहा है व्हिच इज़ कमेंस्ड इन डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ के केस में, या जनरल प्रोहिबिशंस जो लगाई गई हैं सेक्शन 23 के अंदर, तो उनको कॉन्ट्रावेन करते हुए अगर कोई भी लॉकआउट करा जा रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड इल्लीगल। या फिर अगर जो सेक्शन 10 क्लॉज 3 के अंदर या 10 क्लॉज ए सब क्लॉज 4A के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर्स पास करे गए हैं उनको वायलेट करते हुए अगर कोई भी एक्शन करा जा रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर लॉकआउट करा जा रहा है तो वो भी इलीगल कंसिडर करा जाएगा। एक क्रूशल एक्सेप्शन यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर मान लो कि कोई इलीगल स्ट्राइक चल रही थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेज में लॉकआउट करा गया है तो उस लॉकआउट को इलीगल कंसिडर नहीं करा जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी सेम ही है कि अगर मान लो कि कोई लीगल स्ट्राइक चल रही है और उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर मान लो कोई इल्लीगल लॉकआउट करा जाता है तो उस इल्लीगल लॉकआउट की वजह से स्ट्राइक इल्लीगल नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज सेम नहीं हो सकते। राइट, अब इसके ऊपर भी प्रोहिबिशंस लगाए गए हैं और नोटिस के रिलेटेड रूल्स हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केस में सेक्शन 22 के अंदर जिस तरीके से स्ट्राइक्स में था कि उनको नोटिस देना ज़रूरी है, तो वैसा ही लॉकआउट्स के लिए भी ज़रूरी है कि नोटिस देना उनको ज़रूरी है एम्प्लॉयर को बिफोर डिक्लेयरिंग अ फॉर्मल लॉकआउट। एंड सेकेंडली नोटिस देने के 6 मंथ्स के पहले वो लॉकआउट नहीं कर सकते, और जिस डेट को उन्होंने लॉकआउट करा है इट कैन नॉट बी कमेंस बिफोर 14 डेज आफ्टर हैविंग पास्ड द नोटिस, कि जिस डेट को उन्होंने नोटिस पास करा है उसके 14 डेज के अंदर अंदर वो लॉकआउट नहीं कर सकते। उसमें 7 डेज का स्ट्राइक में, इसमें 14 डेज है, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है इसमें फॉर द केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज।
अब यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशंस भी लगाए गए हैं स्ट्राइक्स के ऊपर कि कंसल्टेशन प्रोसीडिंग्स जब चल रही हैं तो उसमें लॉकआउट नहीं करा जा सकता। फाइनेंशियल एड के ऊपर बैन भी उसी तरीके से है जिस तरीके से स्ट्राइक्स के लिए था। तो उसी तरीके से यहाँ पे इल्लीगल अदरवाइज़ वो लॉकआउट्स इल्लीगल कंसिडर करे जाएँगे अगर वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मॉनेटरी सपोर्ट कर रहे हैं अगर, या कोई और तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इल्लीगल लॉकआउट्स को, तो वो वैलिड कंसिडर नहीं करा जाएगा। फिर इसके रिलेटेड भी 2 केस लॉज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अपने एग्जाम्स के अंदर आप ये 2 केस लॉज़ लॉकआउट के रिलेटेड मेंशन कर सकते हैं। तो पहला इसमें केस आता है प्रेसिडेंसी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉइज़ यूनियन का केस है। तो इस केस के अंदर उन्होंने बेसिकली हेल्ड करा था कि अगर मान लो कोई भी कि बेसिकली इसमें उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयर्स के पास में राइट है, एम्प्लॉयर्स का वेपन है कि वो लॉकआउट्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो लीगली वैलिड होना चाहिए और एम्प्लॉइज़ से अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए वो लॉकआउट कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ें बेसिकली इसमें लॉकआउट के बारे में बताया गया था प्रेसिडेंसी जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉइज़ यूनियन के केस में। सेकंड केस इसमें आता है कृष्णा शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। तो इस केस के अंदर उन्होंने बेसिकली हेल्ड करा था कि एस्टैब्लिश दैट डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट विदाउट प्रॉपर नोटिस और लीगल जस्टिफिकेशन renders it completely illegal. Consequently, the employees are fully entitled to their wages during the period of such an unlawful lockout. कि अगर मान लो कहते हैं कि इसमें 2 चीज़ें बताएगी। पहली चीज़ कि इल्लीगल लॉकआउट कब कंसीडर करा जाएगा, अगर नोटिस के द्वारा नहीं करा गया है लॉकआउट तो वो इल्लीगल कंसीडर करा जाएगा, और अगर इल्लीगल लॉकआउट होता है तो इन दैट केस एम्प्लॉयज़ को उनके सारे के सारे वेजेस दिए जाएंगे। सो दिस वाज हेल्ड इन कृष्णा शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। तो बेसिकली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कृष्णा है तो वो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे किसी के साथ, अगर इल्लीगल लॉकआउट हो रहा है तो वेजेस दिए जाएंगे एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, कृष्णा शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इसके नोट्स कहाँ से एक्सेस करने हैं। सो अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सिंपली आप कमेंट बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने एक लिंक डाला होगा टेलीग्राम चैनल का। सिंपली आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक करेंगे और आपके पास में लॉ स्कूल डायरीज़ के नाम से एक टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा और उसमें आपको सारे के सारे फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक सभी नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। और सिंपली जो भी आपको टॉपिक चाहिए उस पे आप सर्च करिएगा और उसके आपको सारे के सारे नोट्स आ जाएँगे। अगर आपको पर्टिकुलरली वही नोट्स चाहिए जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स में पढ़े थे तो उसके साथ एसएस नोट्स लिख दीजिएगा तो आपके पास वही सारे नोट्स आ जाएँगे जो मैंने अपने एग्ज़ाम्स में पढ़े थे। अगर वहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो और भी नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है, सिंपली आपका सारा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।